हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज हम ईपीएफओ जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था उसका एपीएफसी का पेपर सॉल्व करेंगे। उसके इंग्लिश सेक्शन में 20 क्वेश्चन आए थे, तो आज हम उसके इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो था सेंटेंस। जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन थे हमारे वो है सेंटेंस रीअरेंजमेंट पे। तो सेंटेंस है हमारा, बिफोर द जज गिवन that he was clearly innocent was incomprehensible his decision to plead guilty। तो देखिए, पहले इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है। पहले तो आप ऐसे वर्ड्स पकड़िए जिनसे सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, जैसे was incomprehensible, इससे सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता है। और हालांकि ये ऑप्शन में दिया भी नहीं है तो इसको आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट देखिए, his decision to plead guilty, ये भी हो भी सकता है और नहीं भी, इसकी पॉसिबिलिटी कम है बट हो सकता है। बिफोर द जज तो नहीं होगा। तो पी से स्टार्ट होने वाला भी यहाँ पर, तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक एस से स्टार्ट होने वाला है और एक क्यू से स्टार्ट होने वाला है। अब हिज डिसीजन टू प्लीड गिल्टी कोई सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई क्लॉज तो है नहीं, तो इसलिए हम ये एस वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट कर देंगे। तो जब एस वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो ये भी एलिमिनेट हो गया और ये भी एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास बचा बी और सी। अब देखो यहाँ पर, यानी कि सेंटेंस हमारा क्यू से स्टार्ट होगा, गिवन डेट ही वॉज क्लियरली इनोसेंट। तो पहले हम ना बी वाला मैच करते हैं। गिवन डेट ही वॉज क्लियरली इनोसेंट बिफोर द जज, हिज डिसीजन टू प्लीड गिल्टी वॉज इनकॉम्प्रिहेंसिबल। ये इससे कैसे नहीं होगा, क्योंकि वो क्लियरली इनोसेंट था बट बिफोर द जज पहले नहीं आएगा। तो हमारे पास बनेगा क्या, गिवन डेट ही वॉज क्लियरली इनोसेंट हिज डिसीजन टू प्लीड गिल्टी बिफोर द जज वॉज इनकॉम्प्रिहेंसिबल। हाँ, ये सेंटेंस हमारा सही फ्रेम हो रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when you stated principles it is difficult are at odds with your ground realities to practice what you preach। तो देखो, are at odds से तो हमारा सेंटेंस फ्रेम होगा नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है इट इज़ डिफ़िकल्ट व्हेन यू स्टेटेड प्रिंसिपल टू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच से भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, तो इसमें ये वाला ऑप्शन भी कट जाएगा। अब यहाँ पर हमारा किससे सेंटेंस फ्रेम होगा, हमारा सेंटेंस फ्रेम हो सकता है इट इज़ डिफ़िकल्ट। हाँ, इट इज़ डिफ़िकल्ट से ही सेंटेंस हमारा स्टार्ट होगा, क्योंकि व्हेन यू स्टेटेड प्रिंसिपल, अगर हम इसको लें तो ये हमारा क्लॉज बनाएंगे तो डेट होना चाहिए, किसी भी सेंटेंस में डेट है नहीं। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट व्हेन यू स्टेटेड प्रिंसिपल आर एट ऑड विद ग्राउंड्स, नहीं ये सेंटेंस नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा हमारा, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच व्हेन यू स्टेटेड प्रिंसिपल आर एट ऑड्स विद योर ग्राउंड रियलिटीज़। हाँ, QSPR, तो इसका ऑप्शन बनेगा हमारा ऑप्शन डी। It is difficult to practice what you preach when your stated principles are at odd with ground realities। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, people in dire need it is a truth universally acknowledged that for assistance reach out their friends and families। तो reach out their friends and families से तो सेंटेंस फ्रेम नहीं होगा। उसके people in dire need, ये हो सकता है हमारा people in dire need। उसके अलावा इट इज़ ट्रुथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज डेट, यहाँ सेंटेंस हमारा यहाँ से फ्रेम होगा, इट इज़ ट्रुथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज डेट, इट इज़ ट्रुथ, ऑप्शन क्यू से हमारे ये दो बनते हैं सेंटेंस। तो इट इज़ ट्रुथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज डेट पीपल इन डायर नीड रीच आउट देयर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज फॉर असिस्टेंस, यही सेंटेंस बनेगा कि यूनिवर्सली एक्नॉलेज है कि पीपल इन डायर नीड रीच आउट देयर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज फॉर असिस्टेंस, इसका ऑप्शन ए ही बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, हिज वेंचफुल बाय द एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस एंड डायबॉलिकल नेचर वर क्लियरली रिवील्ड। तो यहाँ पर भी ये चीज़ हम देख सकते हैं, ऐसे तो सेंटेंस बनेगा ही नहीं। उसके हमारे पास ऑप्शन है, और एंड डायबॉलिकल नेचर से भी नहीं बनेगा। अब हिज वेंचफुल या बाय द एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, बाय से सेंटेंस कभी फ्रेम नहीं हो सकता है, तो ये भी नहीं, यानी कि पी से होगा। तो हमारे ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। अब इनसे बनाते हैं हम, हिज वेंचफुल एस वॉज वर्ड क्लियरली, हिज वेंचफुल, ये नहीं, ये सेंटेंस नहीं से फ्री फ्रेम हो रहा है। हिज वेंचफुल एंड डायबॉलिकल नेचर वर्ड क्लियरली रिवील्ड बाय द एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। यस, ऑप्शन डी होगा इसका, हिज वेंचफुल एंड डायबॉलिकल नेचर वर्ड क्लियरली रिवील्ड बाय द एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिटर फाइट्स बिटवीन टू राइवल टीम्स ऑन मोर देन वन ओकेजन आई हैव विटनेस। तो सेंटेंस हमारा यहाँ से बनना चाहिए आई हैव विटनेस से। तो अगर हम आई हैव विटनेस से सेंटेंस फ्रेम कर देंगे तो हमारा एस से आई हैव विटनेस ऑन मोर देन वन ओकेजन, आई हैव विटनेस ऑन मोर देन वन ओकेजन बिटवीन द टू राइवल टीम्स बिटर फाइट्स, नहीं,
ये नहीं बनेगा। उसके बाद हमारा है आर एस, आर से तो हमारा सेंटेंस बनेगा ही नहीं। उसके बाद बिटवीन द टू राइवल से भी नहीं बनेगा। तो एक बार हम ये वाला ट्राई करते हैं। आई हैव विटनेस बिटवीन द टू राइवल टीम्स ऑन मोर देन वन ओकेजन बिटर फाइट्स। नहीं, ये भी सेंटेंस नहीं बन रहा है। तो हमारा ये बनेगा ऑन मोर देन वन ओकेजन, ऑन मोर देन वन ओकेजन आई हैव विटनेस, ऑन मोर देन वन ओकेजन आई हैव विटनेस बिटर फाइट्स बिटवीन टू राइवल टीम्स। हाँ, क्योंकि बिटवीन टू राइवल टीम्स हमारा एंड में सबसे बेस्ट सूट हो रहा है, तो इसका ऑप्शन होगा बी। ऑन मोर देन वन ओकेजन आई हैव विटनेस बिटर फाइट्स बिटवीन द टू राइवल टीम्स, तो इसका ऑप्शन जाएगा बी। तो इस तरीके से हमें ना अरेंज करके चेक करते रहना पड़ेगा कि कौन सा सही बैठ रहा है। तो इस तरीके से हमारे ये 5 क्वेश्चन सेंटेंस रीअरेंजमेंट के हो गए। अब अगले क्वेश्चन यहाँ पर है 5 आइटम्स कंप्राइजिंग सेंटेंस इन विच वन वर्ड हैज़ बीन अंडरलाइन, चूज द रिस्पॉन्स विच इज़ क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, मार्क योर रिस्पॉन्स इन द आंसर शीट ओनली। तो यहाँ पर हमें पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। हमसे पूछा क्या है, क्लोजेस्ट टू द मीनिंग। क्लोजेस्ट टू द मीनिंग मतलब सिनोनिम्स हमसे पूछा है। तो इससे पहला क्वेश्चन है हमारा, द एसे वॉज बैडली रिसर्च्ड एंड कंटेन सेवरल प्लेटिट्यूड्स एंड जनरलाइजेशन। तो यहाँ पे वर्ड यूज है बैडली रिसर्च कंटेन सेवरल प्लेटिट्यूड्स एंड जनरलाइजेशन। प्लेटिट्यूड्स का मतलब होता है ना किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करना, मतलब बार बार उस चीज़ के बारे में जनरल सी स्टेटमेंट है पर उसको बार बार यूज़ करना, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेटिट्यूड्स। तो यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं, इम्प्रेसाइज कमेंट ये भी नहीं होगा, वेग सब्जेक्टिव स्टेटमेंट नहीं, ऑफन यूज एंड अनओरिजिनल आइडियाज़ जिसको हम बार बार यूज़ कर रहे हैं और एक अनओरिजिनल आइडियाज़, वो होता है हमारा प्लेटिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजमेंट ऑफ ब्यूटी इज बेस्ड ऑन द ह्यूमन कैपेसिटी फॉर डिसइंटरेस्टेड प्लेजर इन द नेचुरल वर्ल्ड। डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है जिसमें हमारा खुद का कोई इंटरेस्ट ना हो, खुद का कोई सेल्फ इंटरेस्ट ना हो। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो जजमेंट है ब्यूटी की नेचुरल वर्ल्ड में, वो हम तभी कर सकते हैं, उसे जज कर सकते हैं जब हमारा कोई सेल्फ इंटरेस्ट ना हो। तो इनडिफरेंस तो नहीं हो सकता है, फ्री ऑफ ऑल सेल्फ इंटरेस्ट, हाँ सब हर सेल्फ इंटरेस्ट से खुद को फ्री करना, मतलब उसमें हमारा कोई खुद का सेल्फ इंटरेस्ट ना होना ही क्या होगा, डिसइंटरेस्टेड। नॉट केयरिंग फॉर समथिंग और एक्सट्रीमली फोकस्ड, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द 100-year-old कॉलेज बिल्डिंग वॉज नाउ डीरेलिक्ट स्टेट। डीरेलिक्ट का मतलब होता है खंडहर, टूटा फूटा। तो प्रिजर्व फॉर हिस्टोरिकल वैल्यू नहीं, अनसेफ फॉर ऑक्यूपेशन नहीं, हाँ नेग्लेक्टेड एंड ब्रोकन डाउन, रिटेनिंग इट्स ओरिजिनल ब्यूटी भी नहीं होगा। तो डेरेलिक्ट का मतलब होता है खंडहर है, टूटा फूटा, तो जिसको नेग्लेक्ट कर दिया गया है, जो टूट फूट गया है। नेक्स्ट है, माई सेरेंडिपिटस एनकाउंटर विद द मैन ऑन द बस वॉज टू हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ। सेरेंडिपिटस का मतलब होता है कोई चीज़ सडन होना और मतलब बाई चांस हो जाना, बाई चांस कोई काम आपका बन जाता है तो उसको बोलते हैं सेरेंडिपिटस। तो फॉर्चुनेट नहीं, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस नहीं होगा, सडन एबट हाँ अ चांस इवेंट। सेरेंडिपिटस मतलब एक चांस, बाई चांस आपको कोई ऐसा मौका मिल जाए उसे बोलते हैं चांस इवेंट, सेरेंडिपिटस। Notwithstanding our victory today, we must be careful to avoid a feeling of complacency. Complacency का मतलब होता है satisfied होना। तो यहाँ पर बोला है कि नॉट विद स्टैंडिंग आवर विक्ट्री टुडे वी मस्ट बी, मतलब वो कह रहा है कि सिर्फ आज की जीत को देखकर ना आपको बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो जाना है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हो जाना है, ना है उस फीलिंग को थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहाँ पर स्मग एंड सेल्फ सेटिस्फाइड यही होगा ऑप्शन। डिफेंसिव एटीट्यूड नहीं होगा, प्राइड, फीलिंग ऑफ सुपरियरिटी नहीं, तो इसका आंसर होगा स्मग एंड सेल्फ सेटिस्फाइड। तो ये हमारे 5 सिनोनिम्स थे। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्रीहेंशन। तो कॉम्प्रीहेंशन के लिए कभी भी कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें उसके क्वेश्चंस को पढ़ना होता है। तो पहले हम उनके क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या पूछा है। पहले क्वेश्चन में पूछा है, व्हाट डज आर्कियोलॉजिकल रीजन ऑफ ईस्टर्न घाट मीन इन द पैसेज। तो आर्कियोलॉजिकल रीजन ऑफ ईस्टर्न घाट के बारे में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, देयर हैज़ बीन अ रैपिड डिक्लाइन इन माइनर मिलेट कल्टिवेशन बिकॉज। जो ये रैपिड डिक्लाइन हो रहा है ना माइनर मिलेट कल्टिवेशन में, किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा है, वाई डज अ टाइनी शेयर ऑफ ग्रेन वॉज प्रोसेस्ड इनटू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मीन इन द पैसेज। पैसेज में ये कहीं फ्रेज होगा टाइनी शेयर ऑफ ग्रेन जो कि प्रोसेस कर रहा है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को, इसका मतलब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, द इंट्रोडक्शन ऑफ स्मॉल स्केल लोकलाइज्ड मैकेनिकल मिलिंग ऑपरेटेड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप वॉज गेम चेंजर।
अच्छा, मतलब यहाँ पे पूछा है कि अगर स्मॉल स्केल लोकलाइज मैकेनिकल मिलेट जो इंट्रोड्यूस किया गया सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा, तो वो एक गेम चेंजर हो गया है। तो इसका मतलब क्या है पैसेज में। और अगला क्वेश्चन पूछा है कि मिलेट यील्ड हैज़ इंक्रीज्ड, मिलेट का यील्ड जो है वो इंक्रीज हुआ है क्योंकि, बिकॉज। तो यहाँ पर हम पहले पैसेज पढ़ते हैं। पैसेज में क्या रहा है, द मिलेट प्रोडक्शन ऑफ MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन है 3 ऑब्जेक्टिव। एक तो टू प्रिजर्व क्रॉप डाइवर्सिटी इन लोकल मिलेट वेराइटीज, टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ मिलेट, एंड टू एनहांस फार्म इनकम। द कोली हिल्स ब्लॉक ऑफ नमक्कल डिस्ट्रिक्ट, द प्रोजेक्ट एरिया इज अ डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल एंड एग्रोलॉजिकल रीजन ऑफ ईस्टर्न घाट पॉपुलेटेड बाई इनकम पुअर शेड्यूल्ड ट्राइब हाउस होल्ड। तो अभी हमने ये पढ़ा था ना, एग्रोलॉजिकल रीजन ऑफ ईस्टर्न घाट। तो यहाँ पर क्या था, नमक्कल हिल्स प्रोजेक्ट एरिया डिस्टिंक्ट जोग्राफिक एंड आर्कियोलॉजिकल रीजन ऑफ ईस्टर्न घाट पॉपुलेटेड बाय इनकम पुअर शेड्यूल्ड ट्राइबल हाउस होल्ड्स। नेक्स्ट है, देयर हैज़ बीन रैपिड डिक्लाइन इन माइनर मिलेट कल्टिवेशन, अ शिफ्ट ऑफ लैंड यूज टुवर्ड्स मोर प्रॉफिटेबल क्रॉप। अच्छा, अभी क्वेश्चन पूछा था कि क्यों डिक्लाइन हुआ था, तो यहाँ पर दिया इसका आंसर, रैपिड डिक्लाइन इन माइनर मिलेट प्रोडक्शन, अ शिफ्ट इन लैंड यूज टुवर्ड्स मोर प्रॉफिटेबल क्रॉप सच एज कसावा, tapioca, pineapple, coffee and pepper. As Indian Council Agriculture Research has pointed out, the area nutricereals had declined steeply in India since 1980 से 41 million hectare in 1980 24 million hectare 2017-18. The reason for shift in land use include low yield शिफ्ट इस वजह से क्योंकि लो यील्ड, ठीक है। फर्दर प्रोसेसिंग इन मिलेट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग, जो प्रोसेसिंग ऑफ मिलेट था वो क्या था, टाइम कंज्यूमिंग था, लेबोरियस टास्क था, अंडरटेकन बाय वुमेन। एडिशनली वेरी लिटिल वॉज मार्केट, उसकी मार्केटिंग भी बहुत कम होती थी। टाइनी शेयर, ये हमने फेस पढ़ा था ना, टाइनी शेयर ऑफ ग्रेन वॉज प्रोसेस इनटू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, मतलब बहुत ही कम मार्केटिंग होती थी, इसलिए इसका बहुत ही प्रोसेस जो था वैल्यू प्रोडक्ट उसका टाइनी शेयर था ग्रेन का। ओके, नेक्स्ट है द प्रोजेक्ट इंटरवीन्ड इन 3 एरियाज। फर्स्ट, यील्ड एनहांसमेंट, प्रोजेक्ट में क्या क्या फोकस क्या करते हैं, तो यील्ड एनहांसमेंट वॉज अटेम्प्टेड यूजिंग अ कॉम्बिनेशन पार्टिसिपेटरी वेराइटी ट्रायल फॉर इम्प्रूव्ड सीड, न्यू एग्रो इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस, न्यू टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी सीड बैंक वर डिजाइंड। मतलब क्या 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 कॉम्बिनेशन पार्टिसिपेटरी वेराइटीज़ का, सीड का, नए इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस का, न्यू टेक्नोलॉजी का और कम्युनिटी सीड बैंक का। Design and considered to conserve, restore, revive, strengthen, improve local seed system. Second, customize post harvest machineries. ये क्वेश्चन हमने देखा भी था वहाँ पर, ये लाइन याद रखिएगा। कस्टमाइज किया गया पोस्ट हार्वेस्ट मशीनरी, पुलवेराइजर एंड डिहुलर्स वर इंट्रोड्यूस। द इंट्रोडक्शन ऑफ स्मॉल स्केल लोकलाइज्ड मैकेनिकल मिलिंग ऑपरेटेड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप वॉज अ गेम चेंजर। वो क्या हो गया, गेम चेंजर हो गया। नेक्स्ट है, थर्ड मेजर इनिशिएटिव वॉज ट्रेनिंग। द कोली हिल एग्रो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन फेडरेशन was formed to oversee all activities relating to training and value addition. Ready to cook products were branded under the Koli Hills Natural Food label and market link established. Net return from value added products were 5 to 10 times higher than those from grains. Yield have risen as a result of improved yield क्यों बढ़ा, रिजल्ट ऑफ इम्प्रूव सीड्स, एग्रो इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस, इंटरक्रॉपिंग। देर हैव बीन सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन इनकम फ्रॉम मिलेट फार्मिंग, द शिफ्ट फ्रॉम हैंड पाउंडिंग टू मिलेट टू रिड्यूस ड्रगरी फॉर वुमेन एंड एनकरेज मिलेट कंजम्पशन. The number of private mills with customized tillers and pulverizers has risen and technology has been marked to कृषि विज्ञान केंद्र across तमिलनाडु. अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि व्हाट डज एग्रोलॉजिकल रीजन ऑफ ईस्टर्न घाट मीन इन द पैसेज। एरिया मार्क्ड बाय एक्सेसिव एग्रीकल्चर यील्ड, नहीं। एरिया सुटेबल फॉर डेवलपिंग टूरिज्म, नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। एरिया विद पॉल्यूशन फ्री कैरेक्टरिस्टिक्स, नहीं। एरिया मीन फॉर हाँ सस्टेनेबल फार्मिंग डेट वर्क इन टेंडम विद नेचर, इसका ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर हैज़ बिन रैपिड डिक्लाइन इन माइनर मिलेट कल्टिवेशन बिकॉज, क्यों हुआ था, क्योंकि लोग ना शिफ्ट हो गए थे ना। द मिलेट क्रॉप रिक्वायर स्पेशल मैन्योर टू ग्रो, नहीं। लैंड ऑफ नमक्कल डिस्ट्रिक्ट नॉट सुटेबल, ये भी गलत है। देयर हैज़ बिन शिफ्ट, हाँ शिफ्ट हो गया था टुवर्ड्स ग्रोइंग मोर प्रॉफिटेबल क्रॉप, क्योंकि उससे इतना प्रॉफिट नहीं आ रहा था उनको। द लैंड इज डिक्लेयर्ड एज अ नॉट क्लाइमेटिक रिजिलियंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिलेट, नहीं, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what does a tiny share of grain was processed into value added product mean in the passage. Enough was not done for the marketing of millet as a diverse, हाँ यही हमने पढ़ा था ना, मार्केटिंग इतने अच्छे से नहीं हो रही थी। Enough was not done for the marketing of millet as a diverse food product. A small quantity of millet is used with other grains, नहीं।
और डिमांड फॉर मिलेट इज़ नॉट वेरी एनकरेजिंग, हाँ ये भी नहीं है। और मिलेट डज नॉट हैव पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट, नहीं, तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, इसका ऑप्शन ए होगा कि उसकी मार्केटिंग इतने अच्छे से नहीं हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, द इंट्रोडक्शन ऑफ स्मॉल स्केल लोकलाइज्ड मैकेनिकल मिलिंग ऑपरेटेड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप वॉज अ गेम चेंजर, व्हाट डज इट मीन इन द पैसेज? Machinery for processing millet is not advanced enough. Self-help group are active in improving machinery for various crop. Use of improvised local machines from removing husk millet has been turning point. हाँ यही वाला है, क्योंकि क्या हुआ था ना, वहाँ पे लोकल इम्प्रूव मशीन यूज़ कर दी गई थी सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा, तो यही होगा इसका। द यूज़ ऑफ इम्प्रोवाइज्ड लोकल मशीन्स फॉर रिमूविंग हस्क फ्रॉम मिलेट हैज़ बीन अ टर्निंग पॉइंट फॉर मिलेट फार्मिंग। द प्रोसेस ऑफ, नहीं ये भी नहीं होगा, ऑप्शन होगा सी, मिलेट यील्ड हैज़ इंक्रीज्ड बिकॉज, क्यों? क्योंकि अभी हमने ऊपर ही पढ़ लिया सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस आर बीइंग फॉलोड। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन के थे। अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो है हमारे, ईच 5 आइटम हैज़ बीन गिवन इन इटैलिक्स, चूज द वन अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब फ्रेज, मार्क योर रिस्पॉन्स इन द आंसर शीट अकॉर्डिंगली। ओके, ये है हमारे ईडियम्स के क्वेश्चन, ईडियम एंड फ्रेजेस। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, his poetry not only succeeds in brilliantly capturing the beauty of nature but also carries the power of suggest that which is too great and beautiful to be expressed in words. Too great and beautiful to be expressed in words मतलब कि जिसको शब्दों में बयां ना किया जा सके। तो यहाँ पर आएगा हमारा अननोन, अननोन मतलब जिसको आप जानते ही नहीं हैं। प्रोस्क्राइब्ड, प्रोस्क्राइब्ड होता है जिस चीज़ को आप मानते ही नहीं हैं, प्रोस्क्राइब्ड जिसको आप मानते नहीं हैं। इंटेंजिबल जिसको आप छू नहीं सकते, तो यहाँ पर होगा इनएफेबल। हाँ, इनएफेबल का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ इतनी अच्छी कि जिसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, टू ब्यूटीफुल, नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वर एम्ड एट रिलीविंग द डिस्ट्रेस ऑफ होमलेस अनएम्प्लॉयड एंड पॉवर्टी स्ट्राइकन सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मतलब जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं वो रिलीफ देने के लिए होती हैं उन लोगों को जो लोग बेघर हैं, बेरोज़गार हैं और पॉवर्टी स्ट्राइकर, जो बहुत गरीब हैं, मतलब ऐसा सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो नीडी नहीं, डिसएडवांटेज चैलेंज भी नहीं होगा, डिसएडवांटेज एंड इंडिजेंट, यहाँ पर होगा इंडिजेंट। इंडिजेंट मतलब वो लोग जो कि बहुत गरीब हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनके पास घर भी नहीं है, रोजगार भी नहीं है, उन्हें बोलते हैं इंडिजेंट। नेक्स्ट है, द ऑर्गेनाइजर रिफ्यूज टू अलाउ हिम टू स्पीक एट द फंक्शन सिंस ही वॉज नोन टू मेक स्पीचेस दैट टेंडेड टू प्रोवोक एंड इग्नाइट पैशन। मतलब ऑर्गेनाइज जो है वो अलाउ नहीं कर रहा था उसको फंक्शन में बोलने के लिए, क्योंकि वो जानता था कि वो जो स्पीच देगा उसका इंटेंशन क्या होगा, प्रोवोक करने का, इग्नाइट पैशन मतलब भड़काने का। मतलब हो सकता है कि उसकी स्पीचेस ऐसी हों जिससे लोग भड़क जाएं, कुछ भड़काऊ भाषण होते हैं ना, उस टाइप का। तो इरिवेरेंट स्पीचेस, इरिवेरेंट का मतलब, रिवरेंट मतलब होता है किसी को प्रेस करना, तो इरिवेरेंट मतलब किसी की निंदा करना, तो ये तो नहीं होगा। अनसब्सटेंशिएट मतलब इसका कोई बेतुकी, कोई फैक्ट ना हो, तो ये भी नहीं होगा। इररिलेवेंट बेतुकी चीज़, तो ये भी नहीं, तो इसका होगा इंसिडियरी। इंसिडियरी मतलब होता है भड़काऊ स्पीचेस, भड़काऊ भाषण, तो इसका आंसर होगा इंसिडियरी। शी वॉज क्रिटिसाइज फॉर हर व्यूज़ डैट वर ऑफन रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल लोकल इश्यूज़ एंड इग्नोर मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। मतलब उसके जो व्यूज़ थे ना उसको हमेशा क्रिटिसाइज़ किया जाता था, क्योंकि वो ज़्यादातर ना हमेशा रिस्ट्रिक्ट रहता था स्मॉल लोकल इश्यूज़ पर, ना कि नेशनल इंपॉर्टेंस की बात करता था। मतलब स्मॉल लोकल इशू पर बहुत कम लेवल पे ही सोचता था। तो यूनिलेटरल तो एक नहीं, इलिबरल मतलब जिसको आज़ादी ना हो, ऐसा भी कुछ नहीं होगा, और लिमिटेड नहीं, इसका होगा पैरोकियल। पैरोकियल का मतलब होता है नैरो माइंडेड, और वो भी स्मॉल लोकल इश्यूज़ पे जाता था, इसका सबसे बेस्ट आंसर होगा पैरोकियल यानी नैरो माइंडेड। नेक्स्ट है, व्हेन प्रॉफिट बिगन ड्रॉपिंग स्टीपली ऑल ऑफ a sudden he realized that he ought to wind up his business soon। तो यहाँ पर है कि प्रॉफिट बिगन ड्रॉपिंग स्टीपली मतलब अचानक से उसका प्रॉफिट गिरने लगा, तो उसको ऐसा रियलाइज़ हो कि अब उससे अपने बिजनेस को वाइंड अप करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो इंस्टेंटेनियसली मतलब अचानक से होना, ये तो नहीं होगा। कैटेस्ट्रोफिकली मतलब किसी चीज़ का अंत जो है वो बहुत बुरा हो, उसे बोलते हैं ड्रामेटिकली नहीं, प्रेसिपिटियसली होगा, प्रेसिपिटियसली, तो इसका ऑप्शन होगा ए, प्रेसिपिटियसली। मतलब कोई चीज़ अचानक से हो जाना, अचानक से ड्रॉप हो जाना, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटियसली। तो यही हमारे 20 क्वेश्चन थे जो यूपीएससी, ईपीएफओ के, एपीएफसी के एग्ज़ाम में आए थे। अब यहाँ से इससे हमें एक चीज़ समझ में आती है कि हमें किन किन टॉपिक्स पे फोकस करना होगा। तो एक तो हमें फोकस करना होगा सिनोनिम एंड एंटोनिम्स पे, दूसरा इडियम्स एंड फ्रेजेस पे,
अभी आगे हम जब कुछ पेपर सॉल्व करेंगे ना तो उसमें हमसे वन वर्ड पर्सन सब्स्टिट्यूशन भी पूछे हुए हैं, तो ये तो हमारा वोकैब वाला पोर्शन हो जाएगा। उसके अलावा एरर डिटेक्शन आता है, तो हमें थोड़ा सा ग्रामर देखना पड़ेगा, और पैराजंबल या फिर तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट होगा या हमारा पैराजंबल होगा। तो एक तो हमें सेंटेंस रीअरेंजमेंट या जंबल पे फोकस करना होगा, और इसके अलावा हमें कॉम्प्रीहेंशन पर। ये टॉपिक हमें अच्छे से प्रैक्टिस करने होंगे, तो हम इंग्लिश में 20 मार्क्स ईजिली मतलब वो कर सकते हैं, उसे टैकल कर सकते हैं। अगर आपने इन अच्छे से वोकैब भी कर ली ना, और थोड़ा सा आपने पैराजंबल और कॉम्प्रीहेंशन पे फोकस कर लिया, तो आप 20 में से 15 मार्क्स तो ईजिली ला सकते हैं। तो ये हमारा पहला एनालिसिस था। अब इसके बाद हम करेंगे 2023 में जो हमारा EO का पेपर हुआ है उसका एनालिसिस। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।